आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। दिन भर काम चलता रहता है, मीटिंग्स होती हैं, ईमेल्स जाते हैं, लेकिन दिन के अंत में ये साफ नहीं होता कि असल में हासिल क्या हुआ। यही सवाल इस किताब के दिल में है। क्या हम वही माप रहे हैं जो सच में मायने रखता है? जॉन डूअर अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। 1999 का वक्त था। एक छोटी सी कंपनी जिसका ऑफिस पिंग पोंग टेबल और बीन बैग से भरा हुआ था। उस कंपनी का नाम था गूगल। गूगल के पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी। विजन बड़ा था, दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना। लेकिन एक समस्या थी, इतने सारे आइडियाज में किस पर फोकस किया जाए। जॉन डूअर उस दिन गूगल के पास एक तोहफा लेकर पहुंचे। वो तोहफा कोई पैसा नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि सोचने का एक सिस्टम था। इस सिस्टम का नाम था ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, यानी OKRs। जॉन बताते हैं कि आइडिया होना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूशन सब कुछ है। दुनिया आइडिया से नहीं बदलती, दुनिया बदलती है सही एग्जीक्यूशन से। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ये साफ, प्रेरणादायक और बड़ा होना चाहिए। की रिजल्ट्स बताते हैं हम कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं। की रिजल्ट्स बहस की चीज नहीं होते, या तो वो पूरे हुए या नहीं हुए, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। गूगल में पहली बार जब OKRs लागू हुए तो हर किसी के गोल्स सबके सामने थे। CEO से लेकर नए इंजीनियर तक, कोई छुपा हुआ लक्ष्य नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जॉन बताते हैं कि जब गोल्स लिखे जाते हैं तो वो असली बन जाते हैं, और जब गोल्स पब्लिक होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, OKRs का मकसद लोगों पर दबाव डालना नहीं है। OKRs का मकसद है सही चीजों पर ध्यान लगाना। इस किताब में बार बार एक बात आती है, अगर सब लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तो नतीजा शून्य होगा, लेकिन अगर सब एक ही दिशा में बढ़ें तो असंभव भी संभव बन जाता है। जॉन डूअर बताते हैं कि OKRs कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लीडरशिप का विकल्प नहीं है। लेकिन अगर लीडरशिप सही है तो OKRs उसे कई गुना ताकतवर बना देते हैं। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन इस सिस्टम को सिर्फ अपनाते नहीं बल्कि जीते थे। हर क्वार्टर पूरी कंपनी अपने OKRs देखती थी, क्या पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ और क्यों। यहाँ फेलियर को छुपाया नहीं जाता था, फेलियर को एनालाइज किया जाता था। किताब हमें सिखाती है कि गलत गोल्स सबसे खतरनाक होते हैं। अगर गोल गलत है तो मेहनत भी गलत दिशा में जाएगी। इसीलिए OKRs का पहला सुपर पावर है फोकस। फोकस का मतलब है कम चीजों पर ध्यान देना, लेकिन सही चीजों पर। अगर आपके पास 10 प्रायोरिटीज हैं तो असल में आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। जॉन बताते हैं कि हर व्यक्ति, हर टीम और हर कंपनी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि इस समय सबसे जरूरी क्या है। OKRs आपको ये तय करने में मदद करते हैं कि किस चीज को ना कहना है। ये आसान नहीं होता, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। इस किताब में एक और जरूरी बात कही गई है, गोल्स को कॉम्पेंसेशन से अलग रखना। अगर हर गोल पैसा तय करेगा तो लोग सेफ खेलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई बड़ा सपना नहीं देखेगा। OKRs का मकसद स्ट्रेच करना है, लोगों को उनकी लिमिट से आगे ले जाना। जॉन बताते हैं कि अगर हर गोल 100% पूरा हो रहा है तो शायद गोल्स छोटे हैं। 70% अचीवमेंट भी कई बार सही डायरेक्शन में बड़ी छलांग होती है। OKRs डर पैदा करने के लिए नहीं होते, OKRs क्लैरिटी देने के लिए होते हैं। इस पहले हिस्से में जॉन डूअर हमें ये समझाते हैं कि बिना मेजरमेंट के प्रोग्रेस सिर्फ एक इल्यूजन है। जो चीज़ मापी नहीं जाती उसे सुधारी नहीं जाती, और जो चीज मायने नहीं रखती उसे मापने का कोई फायदा नहीं। यही सोच इस किताब की नींव है। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, ये सोच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में वाकई कुछ मीनिंगफुल हासिल करना चाहता है। पहले हिस्से में हमने समझा कि OKRs क्या हैं और क्यों सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी होता है। अब कहानी हमें ले जाती है उस इंसान तक जिसे OKRs का असली जनक कहा जाता है, एंडी ग्रोव। एंडी ग्रोव कोई साधारण CEO नहीं थे। वो इंटेल जैसी टेक कंपनी को दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड कंपनी बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस ज्ञान से परिणाम निकालना।
एंडी ग्रोव कहते थे, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप क्या जानते हैं, असल मायने ये रखता है कि आप उससे क्या हासिल करते हैं। इंटेल में एंडी ग्रोव ने काम करने का तरीका ही बदल दिया। वहाँ हर इंसान के गोल्स लिखे जाते थे हर महीने, और ये गोल्स किसी डायरी में बंद नहीं रहते थे, बल्कि सबके सामने होते थे। जब गोल्स सबके सामने होते हैं तो एक्सक्यूजेस अपने आप खत्म हो जाते हैं। एंडी ग्रोव ने एक बड़ी गलती देखी थी पुराने मैनेजमेंट सिस्टम्स में। लोग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन आउटपुट साफ नहीं दिखता था। मीटिंग्स होती थीं, रिपोर्ट्स बनती थीं, एक्टिविटी बहुत होती थी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं। एंडी ग्रोव ने इसे कहा एक्टिविटी ट्रैप। उन्होंने सिखाया कि एक्टिविटी और आउटपुट में फर्क समझना सीखो। काम करने में नहीं, नतीजे लाने में वैल्यू है। यहीं से OKRs का असली रूप सामने आता है। ऑब्जेक्टिव दिशा देता है, की रिजल्ट्स रास्ता दिखाते हैं। अगर डायरेक्शन साफ नहीं है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। एंडी ग्रोव ने OKRs को सालाना नहीं रखा, उन्होंने इन्हें मंथली और क्वार्टरली बना दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, मार्केट बदलता है, ग्राहक बदलते हैं और गोल्स भी बदलने चाहिए। OKRs रिजिड नहीं होते, अगर हालात बदल जाएं तो की रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी OKRs की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। इंटेल में OKRs सिर्फ टॉप डाउन नहीं थे, एम्प्लॉइज को भी अपने गोल्स तय करने की आज़ादी थी। जब इंसान खुद गोल तय करता है तो वो उसे पूरा करने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करता है। एंडी ग्रोव कहते थे, अगर सारे गोल्स ऊपर से थोप दिए जाएं तो मोटिवेशन मर जाता है। इसीलिए लगभग आधे OKRs बॉटम अप होने चाहिए। इंटेल में एक और नियम बहुत सख्त था, कम गोल्स। बहुत ज़्यादा गोल्स फोकस को मार देते हैं। एंडी ग्रोव मानते थे कि 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स किसी भी इंसान या टीम के लिए काफ़ी होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इस पार्ट में किताब हमें ये भी सिखाती है कि OKRs को सैलरी और बोनस से अलग क्यों रखना चाहिए। अगर हर गोल पैसे से जुड़ा होगा तो लोग रिस्क नहीं लेंगे, लोग सेफ खेलेंगे और इनोवेशन मर जाएगी। OKRs का मकसद है स्ट्रेच करना, ऐसे गोल्स रखना जो थोड़े अनकंफर्टेबल हों। एंडी ग्रोव मानते थे कि अगर गोल आपको डराता नहीं है तो वो गोल छोटा है। स्ट्रेच गोल्स लोगों को उनकी लिमिट से बाहर निकालते हैं, और अगर कभी फेलियर हो जाए तो उसे सजा नहीं, सीख माना जाना चाहिए। इंटेल में OKRs को परफॉर्मेंस रिव्यू का हथियार नहीं बनाया गया। OKRs एक टूल थे जो इंसान को खुद को मेजर करने में मदद करते थे। इस पार्ट में एक बात बहुत साफ हो जाती है कि OKR सिर्फ गोल्स लिखने का सिस्टम नहीं है, ये सोचने का तरीका बदल देते हैं। आप खुद से पूछने लगते हैं कि क्या मैं सही चीज पर काम कर रहा हूं या सिर्फ बिजी दिख रहा हूं। एंडी ग्रोव की ये सोच बाद में गूगल और फिर दुनिया भर की कंपनियों तक पहुंची। लेकिन आगे कहानी और भी रोचक होने वाली है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि OKRs ने कैसे एक पूरी कंपनी को बचाया और जीत दिलाई। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसी लड़ाई तक जिसने इंटेल की किस्मत बदल दी। समय था 1979। इंटेल एक बड़ी समस्या में फंस चुका था। जिस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, वही कंपनी अब पीछे छूट रही थी। मोटोरोला और कुछ दूसरी कंपनियां इंटेल से तेज चिप्स बना रही थी। ग्राहक इंटेल को छोड़ रहे थे, मार्केट शेयर गिर रहा था। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। इंटेल के अंदर बेचैनी फैल चुकी थी, सेल्स टीम परेशान थी, मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी को एक साथ कैसे मोड़ा जाए। यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन क्रश का। ये कोई सामान्य योजना नहीं थी, ये एक युद्ध था जिसमें पूरा संगठन शामिल था। एंडी ग्रोव ने साफ कहा, अगर सब लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे तो हम हार जाएंगे। इसलिए सबसे पहले एक ही ऑब्जेक्टिव तय किया गया, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिस पर पूरी कंपनी फोकस करे। ऑब्जेक्टिव था इंटेल को फिर से माइक्रो प्रोसेसर मार्केट का लीडर बनाना। अब सवाल था, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे मापा जाए। यहीं OKRs ने असली ताकत दिखाई। की रिजल्ट्स बेहद साफ थे, कोई वेग लैंग्वेज नहीं, कोई गोलमोल बात नहीं। एक बड़ा की रिजल्ट था हजारों डिजाइन विन्स हासिल करना। डिजाइन विन का मतलब था ग्राहक ये तय करे कि वो अपने प्रोडक्ट में इंटेल का चिप इस्तेमाल करेगा। इंटेल ने प्रोडक्ट बदलने की बजाय अपनी सोच बदली। उन्होंने सिर्फ इंजीनियर से बात करना बंद किया और सीधे CEO से बात करनी शुरू की। उन्होंने ये समझाया कि चिप सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता, पूरे सिस्टम का दिल होता है। अगर सिस्टम मजबूत है तो फ्यूचर भी सुरक्षित है। OKRs के कारण हर टीम को पता था कि उसे क्या करना है। मार्केटिंग जानती थी कि मैसेज क्या होना चाहिए,
सेल्स जानती थी कि किस पर फोकस करना है, मैनेजमेंट जानता था कि किस चीज को पहले देखना है। कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं। हर मीटिंग OKRs के आसपास घूमती थी। अगर कोई काम ऑब्जेक्टिव से जुड़ा नहीं था तो उसे रोका जा सकता था। ये क्लैरिटी इंटेल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ऑपरेशन क्रश के दौरान एंडी ग्रोव खुद मैदान में थे। वो स्पीचेस देते थे, टीम से सीधे बात करते थे। हर लेवल पर अर्जेंसी पैदा की गई। ये अर्जेंसी डर से नहीं आई थी, ये क्लैरिटी से आई थी। सबको पता था कि अगर ये लड़ाई हार गए तो इंटेल का भविष्य खतरे में है, और अगर जीत गए तो इतिहास बन जाएगा। OKRs ने पूरी कंपनी को एक रिदम में बांध दिया। हर इंसान जानता था कि उसका छोटा सा काम भी किस बड़े लक्ष्य से जुड़ा है। यही अलाइनमेंट ऑपरेशन क्रश को सफल बनाती है। कुछ ही महीनों में इंटेल का मोमेंटम बदल गया। कस्टमर्स वापस आने लगे, मार्केट का भरोसा लौटने लगा, और सबसे बड़ी बात, इंटेल के लोगों का आत्मविश्वास लौट आया। ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है। स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब एग्जीक्यूशन सही हो, और एग्जीक्यूशन तभी सही होता है जब गोल्स साफ हों और मापे जा सकें। ऑपरेशन क्रश सिर्फ एक बिजनेस केस नहीं था, ये प्रूफ था कि OKRs सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिस्टम वाकई कंपनियों को बचा सकता है। ऑपरेशन क्रश की सफलता के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। OKRs का असली जादू फोकस में छुपा है। दुनिया की ज्यादातर समस्याएं कम मेहनत की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत जगह मेहनत करने की वजह से होती हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। यही OKRs का पहला सुपर पावर सामने आता है, फोकस एंड कमिट। फोकस का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें, फोकस का मतलब है कम लेकिन सही काम करना। जॉन डोर बताते हैं कि अगर किसी टीम के पास बहुत सारे गोल्स हैं, तो असल में उसके पास कोई गोल नहीं है। हर ऑब्जेक्टिव एक चुनाव होता है। जब आप किसी चीज को चुनते हैं तो कई चीजों को छोड़ते भी हैं। OKRs आपको मजबूर करते हैं कि आप ये साफ साफ तय करें कि इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। इंटेल और गूगल दोनों में एक सख्त नियम था, 3 से 5 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं। इसका कारण बहुत सिंपल है, इंसानी दिमाग इतनी ही प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभाल सकता है। अगर आप सब कुछ प्रायोरिटी बना देंगे तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं बचेगा। फोकस का दूसरा पहलू है कमिटमेंट। ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब पूरी टीम उस ऑब्जेक्टिव के लिए कमिट करती है। कमिटमेंट का मतलब है मुश्किल फैसले लेना। कई बार अच्छे आइडियाज को भी ना कहना पड़ता है, क्योंकि हर अच्छा आइडिया इस समय जरूरी नहीं होता। इस किताब में एक कहानी आती है एक ऐसे इंसान की जिसे बचपन से ध्यान लगाने में दिक्कत थी। जब उसने OKRs अपनाए तो उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आई। उसे पहली बार समझ आया कि आज क्या करना है और क्या छोड़ना है। फोकस से स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि दिमाग हर समय ओवरलोड में नहीं रहता। जब आपको पता होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, तो गिल्ट कम हो जाता है। आप बेवजह खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। OKRs ये भी सिखाते हैं कि फोकस सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, टीम और कंपनी लेवल पर भी जरूरी है। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव साफ नहीं है तो छोटे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी दिशा में भागने लगते हैं। सेल्स कुछ और चाहता है, मार्केटिंग कुछ और प्रोडक्ट टीम कुछ और। OKRs इन सब को एक ही पन्ने पर ले आते हैं। जब हर टीम को पता होता है कि कंपनी का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, तो छोटे फैसले भी अपने आप अलाइन होने लगते हैं। फोकस का एक और गहरा मतलब है डिसिप्लिन। हर रिक्वेस्ट को स्वीकार करना डिसिप्लिन नहीं है, सही समय पर ना कहना डिसिप्लिन है। OKRs आपको ये ताकत देते हैं कि आप डेटा के आधार पर ना कह सकें। आप कह सकते हैं ये काम अच्छा है, लेकिन हमारे करंट ऑब्जेक्टिव से जुड़ा नहीं है। ये क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा मैच्योर बनाती है। इस हिस्से में एक बात बहुत जोर देकर कही गई है, फोकस बिना मेजरमेंट के संभव नहीं है। की रिजल्ट्स आपको बताते हैं कि आप फोकस में हैं या नहीं। अगर की रिजल्ट्स आगे नहीं बढ़ रहे तो समझ जाइए कि फोकस टूट चुका है। OKRs आपको बार बार आईना दिखाते हैं, और यही आईना ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। फोकस के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पूरी टीम एक ही दिशा में चल रही है? यहीं OKRs का दूसरा सुपर पावर सामने आता है, अलाइनमेंट और कनेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हर टीम अपना काम सही कर रही होती है, लेकिन कंपनी फिर भी आगे नहीं बढ़ती। कारण बहुत सिंपल होता है, टीमें जुड़ी हुई नहीं होती। OKRs अलाइनमेंट लाते हैं, क्योंकि ये गोल्स को पब्लिक और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। जब CEO से लेकर इंटर्न तक सबके OKRs खुले होते हैं, तो कोई अंदाजे से काम नहीं करता। हर इंसान देख सकता है कि उसका काम किस बड़े लक्ष्य से जुड़ा है।
अलाइनमेंट सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, OKRs बॉटम अप भी होते हैं। जब एम्प्लॉय खुद तय करता है कि वो कंपनी ऑब्जेक्टिव में कैसे योगदान देगा तो ओनरशिप पैदा होती है। ओनरशिप के बिना अलाइनमेंट संभव नहीं है। इस किताब में बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी शुरू में थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है। लोग डरते हैं अगर गोल पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन यही ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट पैदा करती है। जब गोल्स छुपे नहीं होते तो पॉलिटिक्स कम हो जाती है। लोग ये नहीं सोचते कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचते हैं कि हम साथ क्या हासिल कर सकते हैं। अलाइनमेंट का एक और फायदा है क्रॉस टीम कोलैबोरेशन। जब एक टीम देखती है कि दूसरी टीम का गोल उसके गोल से जुड़ा है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप बढ़ता है। ईमेल्स और मीटिंग्स कम होते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज साफ होती हैं। OKRs एक कॉमन लैंग्वेज बन जाते हैं। हर इंसान उसी भाषा में बात करता है, ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट्स। इससे कंफ्यूजन खत्म होता है और क्लैरिटी बढ़ती है। कनेक्शन का मतलब सिर्फ काम का जुड़ाव नहीं है, ये इमोशनल जुड़ाव भी है। जब किसी को ये दिखता है कि उसका छोटा सा योगदान किसी बड़े मकसद से जुड़ा है तो काम मीनिंगफुल लगने लगता है। मीनिंग के बिना कोई भी लंबे समय तक पूरे दिल से काम नहीं कर सकता। OKRs लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनका काम मायने रखता है। ये किताब बताती है कि अलाइनमेंट का मतलब कंट्रोल नहीं है, ये माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। OKRs ऑटोनॉमी देते हैं। जब गोल साफ होता है तो रास्ता चुनने की आज़ादी मिलती है। मैनेजमेंट ये तय नहीं करता कि हर कदम कैसे उठाना है, बल्कि ये तय करता है कि मंजिल क्या है। टीम खुद तय करती है कि वहां कैसे पहुंचना है। ये ट्रस्ट कल्चर को मजबूत बनाता है। अलाइनमेंट का असर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पर भी पड़ता है। जहां गोल साफ होते हैं वहां ब्लेम कल्चर नहीं बनता। लोग प्रॉब्लम्स छुपाते नहीं बल्कि सामने लाते हैं, क्योंकि गोल सबका एक होता है। OKR सिखाते हैं कि अलाइनमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। हर क्वार्टर गोल्स रिवाइज होते हैं, डिस्कस होते हैं और बेहतर बनाए जाते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अलाइनमेंट के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, हमें कैसे पता चले कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यहीं OKRs का तीसरा सुपर पावर सामने आता है, ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। बहुत सी कंपनियां गोल्स तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें रेगुलरली देखती नहीं है। क्वार्टर के शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है और अंत में सरप्राइज। OKRs इस गैप को खत्म करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं कि किसी पर नजर रखी जाए। ट्रैकिंग का मतलब है खुद को सच दिखाना। OKRs नंबर्स पर आधारित होते हैं, फीलिंग्स पर नहीं, एक्सक्यूजेस पर नहीं। की रिजल्ट्स बताते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं। अगर कोई की रिजल्ट पीछे चल रहा है तो वो फेलियर नहीं है, वो सिग्नल है। सिग्नल कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी के साथ सच को स्वीकार करना। OKRs में ग्रेडिंग होती है। हर क्वार्टर के अंत में आप खुद अपने गोल्स को स्कोर करते हैं। ये स्कोर किसी मैनेजर को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए होता है। गूगल में ये ग्रेडिंग ओपनली होती है, फेलियर्स छुपाए नहीं जाते। अगर कोई गोल पूरा नहीं हुआ तो सवाल ये नहीं होता कि किसकी गलती है, सवाल ये होता है हमने क्या सीखा। ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा है मिड कोर्स करेक्शन। अगर आप महीने के बीच में देख लेते हैं कि दिशा गलत है तो आप उसे बदल सकते हैं। एनुअल गोल्स में यह संभव नहीं होता। OKRs छोटे साइकिल्स में काम करते हैं, इसलिए लर्निंग तेज होती है। इस किताब में बताया गया है कि ट्रैकिंग कॉन्वर्सेशंस को बेहतर बनाता है। वन-ऑन-वन मीटिंग्स स्टेटस अपडेट नहीं रह जाती, वे प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस बन जाती हैं। मैनेजर बॉस नहीं रहता, कोच बन जाता है। जब डेटा सामने होता है तो इमोशंस पीछे चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का एक और बड़ा असर है ट्रस्ट। जब लोग ऑनेस्टली बताते हैं कि गोल पीछे है और उन्हें सजा नहीं मिलती तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनती है। लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और इनोवेशन डर के माहौल में नहीं होता। OKRs ये भी सिखाते हैं कि हर गोल इक्वल नहीं होता। कुछ गोल्स मस्ट विन होते हैं और कुछ स्ट्रेच होते हैं। ट्रैकिंग से ये साफ हो जाता है कि किस गोल पर कितना जोर देना है। इस हिस्से में किताब ये भी बताती है कि मेजरमेंट के बिना ओपिनियन सिर्फ नॉइज होता है। डेटा आपको बहस से बचाता है। आप ये नहीं कहते कि मुझे लगता है, आप कहते हैं नंबर्स बता रहे हैं। यही फर्क मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस को बाकी सबसे अलग करता है। अब आगे हम पहुंचते हैं OKRs के चौथे और आखिरी सुपर पावर तक, स्ट्रेच। वो ताकत जो इंसान और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को उनकी लिमिट से आगे ले जाती है। अब हम पहुंचते हैं OKRs के चौथे और सबसे शक्तिशाली सुपर पावर तक, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है अपनी लिमिट से थोड़ा आगे जाना। ये उन गोल्स के बारे में है जो आसान नहीं होते, जो आपको थोड़ा डराते हैं और जिनके बारे में सोचकर आपका दिमाग कहता है क्या ये सच में पॉसिबल है। जॉन डॉर बताते हैं
कि अगर हर गोल 100% पूरा हो रहा है तो समस्या सक्सेस में नहीं, गोल सेटिंग में है। स्ट्रेच गोल्स जानबूझकर थोड़े मुश्किल रखे जाते हैं। इनका मकसद फेलियर नहीं है, इनका मकसद ग्रोथ है। गूगल में एक नियम था कि अगर कोई स्ट्रेच गोल 70% तक भी पूरा हो जाए तो उसे अच्छी प्रगति माना जाता था, क्योंकि कोशिश सामान्य से कहीं आगे की गई थी। स्ट्रेच गोल्स लोगों को सेफ जोन से बाहर निकालते हैं। इनोवेशन कभी भी कंफर्ट जोन में पैदा नहीं होता। ये किताब बार बार ये समझाती है कि फेलियर से डरना सबसे बड़ा फेलियर है। OKRs एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां फेलियर को सीख के रूप में देखा जाता है। जब लोगों को पता होता है कि उन्हें कोशिश करने की आज़ादी है तो वे बड़े सपने देखने लगते हैं। स्ट्रेच सिर्फ गोल्स तक सीमित नहीं है, ये सोच को स्ट्रेच करता है, संभावनाओं को स्ट्रेच करता है। इसके बाद किताब एक बहुत अहम विषय पर आती है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। पुरानी दुनिया में साल में एक बार अप्रेजल होता था और पूरा साल लोग उसी के डर या उम्मीद में निकाल देते थे। जॉन डॉर कहते हैं, सालाना अप्रेजल काम को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि कॉन्वर्सेशंस बेहतर बनाती हैं। इसीलिए OKRs के साथ CFRs आते हैं, कॉन्वर्सेशन, फीडबैक और रिकग्निशन। रेगुलर बातचीत, ईमानदार फीडबैक और सही समय पर अप्रिसिएशन। जब फीडबैक तुरंत मिलता है तो सुधार भी तुरंत होता है। जब रिकग्निशन मिलती है तो मोटिवेशन बढ़ता है। OKRs गोल्स तय करते हैं, CFRs इंसानों को संभालते हैं। दोनों मिलकर एक हेल्दी कल्चर बनाते हैं। कल्चर किताब का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा। जॉन डॉर बताते हैं कि कल्चर कोई पोस्टर नहीं होता जो दीवार पर टांग दिया जाए। कल्चर बनता है हर दिन के फैसलों से, हर बातचीत से, हर गोल से। OKRs कल्चर को शेप करते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, ट्रस्ट लाते हैं और अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। जहां गोल्स साफ होते हैं वहां ब्लेम नहीं होता, जहां डेटा होता है वहां पॉलिटिक्स नहीं होती। ये किताब हमें दिखाती है कि OKRs सिर्फ बिजनेस टूल नहीं है, ये जीवन का तरीका भी हो सकते हैं। आप अपने पर्सनल गोल्स के लिए OKRs इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ, करियर, लर्निंग या किसी भी आदत के लिए। ऑब्जेक्टिव तय करें, आप क्या बदलना चाहते हैं। की रिजल्ट्स तय करें, आप कैसे जानेंगे कि बदलाव हो रहा है, और फिर ऑनेस्टली ट्रैक करें। आखिर में जॉन डॉर यही कहते हैं कि हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम वही मापें जो सच में मायने रखता है। सही गोल्स, सही मेजरमेंट और सही माइंडसेट जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।